वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा, सियासी ढांचा आइंदा का तश्कील दिया जा रहा है और ये ड्राइंग रूम में बैठ के तश्कील दिया जा रहा है और बड़े 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 आला दिमाग जो हैं वो सर जोड़कर बैठे हैं और कोशिश की जा रही है कि ऐसे रेलू कट्टों को इक़्तिदार में लाया जाए जो कि कठपुतलियों की तरह हुकूमत करें और कठपुतलियों की तरह अहकामात की तामील करें। उनके नज़दीक उनकी प्रायोरिटी पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की मईशत नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो ख्वाहिशात होनी चाहिए जो कि ज़ाती ख्वाहिश, ज़ाती मफादात, ज़ाती सर्वाइवल ये होना चाहिए। और क्योंकि आज वफाकी बजट पेश किया गया उसका भी बारे में बताता हूँ और आइंदा इस बजट के बाद इस बजट को पेश करने वालों का और उसके बाद आइंदा इन्हीं लोगों को बरसर इक़्तिदार लाने का जो मंसूबा है वो किस हद तक कामयाब होने वाला है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज का बजट और आज का बजट पेश किया, पिछला बजट तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने पेश किया था और मिफ्ता इस्माइल साहब को उसके बाद सैक कर दिया गया था क्योंकि जो शरीफ फैमिली का एक मसला है वो अपने ख़ानदान से बाहर किसी को जाने नहीं देते। तमाम अहम ओहदे जो हैं अपने ख़ानदान के पास रखते हैं या फिर उन लोगों के पास रखते हैं जो कि उनके सामने जी हुजूरी करें, बूट पॉलिश करें और उनके ज़रा खुशामदाना किस्म के कसीदे पढ़ते जाएं। इसके अलावा वो अहम वजारतें बाहर किसी को नहीं देते, तमाम की तमाम वजारतें, तमाम अहम ओहदे अपने पास रखते हैं। और उनका एक और तरीका भी है और वो ये है कि किसी और पॉलिटिकल प्लेयर को वो आगे आने नहीं देते और वो जिस किसी को अपॉइंट करते हैं उस अपॉइंट करने वाले पर जिसको अपॉइंट किया जाता है अहम ओहदे दिए जाते हैं उन पे वो अपना एहसान जो है वो जताते रहते हैं और उनको कहते हैं कि आपने आईने पाकिस्तान को नहीं बल्कि हमारी ख्वाहिशात और हमारे अहकामात को फॉलो करना है। और फिर बड़े बड़े ओहदों पर पहुंचने वाले उसकी तामील भी करते हुए हमें नज़र आते हैं। आज बजट पेश किया गया, आज का बजट पेश किया गया डार साहब ने और डार साहब आपको पता है कि एक तवील अरसे तक गायब रहे और मिफ्ता इस्माइल साहब को जब सैक किया गया तो डार साहब आए तो उसके बाद मिफ्ता इस्माइल साहब मुसलसल बता रहे हैं कि डार साहब की इकॉनमी की एक्सपर्टीज़ क्या हैं और उन्होंने पाकिस्तान को किस हाल तक पहुंचा दिया गया है। आज जो बजट पेश किया गया उसमें बहुत बड़े बड़े दावे किए गए, बड़े बड़े नारे लगाए गए और मज़े की बात यह है कि पिछले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3.5 साल हैं उनको मौजूदा जो 1.25 साल हुआ है इसके साथ कंपेयर नहीं किया गया और पिछले 1.25 साल में जो पाकिस्तान की मईशत का सत्यानाश किया गया उसका जिक्र तक नहीं किया गया, बल्कि जिक्र किया गया तो पिछले नवाज शरीफ साहब के इब्तदाई सालों का उसको कंपेयर कर रहे हैं इमरान खान साहब के 3.5 साल और पिछली जो नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं और बाकी सबको दरमियान में से गायब कर दिया। लेकिन हम ज़रा थोड़ा सा जायज़ा ले लेते हैं कि एक साल में जब से डार साहब ने वजारत ख़जाना संभाली है, यानी कि शरीफ फैमिली के पास वजारत ख़जाना आई है, तब से लेके आज तक हुआ क्या है इस मुल्क के साथ, उसके बाद फिर ज़रा आगे भी बढ़ते हैं। पेट्रोल तो आपको मालूम ही है कि वो कहा जा रहा था कि बस डार साहब जैसे ही कदम रखेंगे जो पेट्रोल है वो उसकी कीमत जो है वो आ जाएगी 100 रुपये पे और डॉलर जो है वो भी इंशाल्लाह वो कह रहे थे कि बस डार आया तो डॉलर गया, डार और डॉलर इकट्ठे नहीं जा सकते। लेकिन हुआ यह है कि इस वक्त डॉलर जो है वो 315 रुपये का 320 रुपये का ओपन मार्केट में मिल रहा है और वो भी ब्लैक में, आम हालात में नहीं मिल सकता, आपको ब्लैक में मिल रहा है। और इंटरबैंक रेट और उसका रेट तकरीबन 25 से भी 30 रुपये का फ़र्क है इस वक्त, जो इंटरबैंक रेट है और ओपन मार्केट का रेट है और डॉलर दस्तियाब नहीं है। नंबर 1 डॉलर 178 रुपये था और आज 320 रुपये का 315 रुपये का ओपन मार्केट में मौजूद है। नंबर 2 पेट्रोल जो है वो आलमी मार्केट में तब सस्ता था और सस्ता होने के बावजूद जो है वो 142-45 रुपये पे था, लेकिन अब जो है वो जो पेट्रोल है और डीजल है वो 280-270 रुपये तक पहुंच गए, यानी कि ऑलमोस्ट 100-125 रुपये पेट्रोल ज़्यादा है और डॉलर का तो आप कंपेयर ही ना करें, वो तो टॉप जा रहा है जिसको कहते हैं कोई पकड़ाई दे ही नहीं रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान में गुर्बत की जो शरह है वो मुसलसल बढ़ रही है। और ये हम नहीं कह रहे बल्कि पाशा साहब जो बताया कि एक साल में, डार साहब के एक साल में 10 करोड़ पाकिस्तानी ख़त गुर्बत से नीचे चले गए हैं। ख़त गुर्बत के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है गुर्बत का उससे भी नीचे चले गए हैं 10 करोड़ पाकिस्तानी और 25 करोड़ पाकिस्तानी तादाद है, उसमें से 10 करोड़ पाकिस्तानी नीचे चले गए हैं। ये है एक साल का कंपैरिजन। उसके बाद
इमरान खान साहब के ज़माने में यानी कि 3.5 साल ग्रोथ रेट लास्ट ईयर 6.1% था, 6.1% ग्रोथ रेट, शरह नमू जिसे तरक्की की रफ्तार कहते हैं। पिछले एक साल में डार साहब के 0.3% शरह नमू रही, तरक्की की रफ्तार रही। उसके बाद एक्सपोर्ट 13% गिरी, ज़र मुबादला यानी कि जो रेमिटेंस आते थे वो 13% वो गिर गए हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर में मुसलसल कमी आ रही है और 4-5 अरब डॉलर रह गए हैं और वो भी मांगे ताने के हैं, अपने नहीं हैं। 90% बैरूनी सरमायाकारी में कमी आ गई है, 90%, और ये अलार्मिंग है। और एक साल में 17 अरब डॉलर की कमी हुई है एक साल में, और उसके एक साल में सिर्फ 17 अरब डॉलर की कमी हुई, किसमें? एक्सपोर्ट में, रेमिटेंस में और बैरूनी सरमायाकारी में। और एक साल में डार साहब ने 15,000 अरब रुपया लोन लिया है, 15,000 अरब रुपया एक साल में। और इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट थी उसमें 3.5 सालों में 18,000 अरब रुपया लिया गया, यानी तकरीबन ये 5-6 हज़ार अरब पर एनम बनता है 3 सालों का, 6,000 से कम बनता है 3.5 सालों में। तो उनका ये है, उनका 3.5 सालों में 18,000 अरब और एक साल में 15,000 अरब रुपया लोन लिया गया। इसी तरीके से महंगाई की शरह इमरान खान साहब के ज़माने में थी 12% और अब है महंगाई 38%। और जबकि आम खुर्दनोश अशिया जो खुर्दनोश हैं खाने पीने की, उसमें महंगाई हुई है 48% एक साल में, 48%। श्रीलंका में ये महंगाई 25% है, जहाँ पे लोगों ने जलाओ घिराव कर दिया था और ईवान सदर जला दिया था, वहाँ पे 25% है। और वहाँ पे जब ये इकोनॉमी की बदतरीन सूरत हाल हुई तो वहाँ पे ना ही आर्मी एक्ट आया, ना ही ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आया और ना ही वहाँ पे फौजी अदालतें लगी, लेकिन यहाँ पे 48% हो चुकी है। तेल जो है वो 30%, तेल की कीमतों में 30% इस वक्त आलमी मंडी में कमी हो चुकी है। अशिया खुर्दनोश और जो खाम तेल आता है उसकी बात कर रहे हैं। एक साल में 30 अरब डॉलर जो है जी, उसका हमें टीका लगा है एक साल के अंदर अंदर। उसके साथ अब आए जरा दूसरी जानिब। अब जो इक्तिसादी सर्वे एक साल का, ये भी सरकारी आदाद शुमार है, इक्तिसादी सर्वे पेश किया जाता है, उसके मुताबिक मादनियात के शोबे में शरह नमू 4.4% कम मनफी रही है, मनफी 4.4%। मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ मनफी 7.9%, तकरीबन 8%। तामीरात का शोबा ग्रोथ मनफी 5.5%। और इंडस्ट्री की शरह नमू 2.9%। और इसी तरीके से बरामदात का जो हदफ वो मैंने आपको बता चुका हूँ, नहीं पूरा हो सका, और 25 अरब 36 करोड़ डॉलर जो है वो बरामदात रही। और अहम फसलों की पैदावार की ग्रोथ मनफी 23%, अहम फसलों की पैदावार की ग्रोथ मनफी 3.2%, कॉटन जिनिंग की ग्रोथ मनफी 23%, और रवा माली साल के दौरान रियल स्टेट के शोबे की ग्रोथ 3.72% रिकॉर्ड की गई। ज़र मुबादला के ज़खायर इस वक्त 4 अरब डॉलर हैं, जबकि हमने देने हैं 30 अरब डॉलर वापस करने हैं हमने। तो ये सिचुएशन है इस वक्त की। और इसी हुकूमत को, यानी कि इन्हीं जो अरस्तु हैं, अफलातून हैं, वैसे तो बहुत अजीम लोग थे, लेकिन ये अरस्तु और अफलातून बनने की कोशिश करते हैं, यही लोग जो हैं, इन्हीं लोगों को दोबारा मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। ये एक साल की कारकर्दगी है मौजूदा गवर्नमेंट की और 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद की। और ये कहते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो मिसाक मैशत नहीं करते। मिसाक मैशत, वो तो बाहर बैठा आदमी है, वो तो इक़्तिदार से निकाल दिया गया, 1.25 साल उसको हो गया बाहर बैठा है, 1.25 साल हो गया इनको ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए, माइनस इमरान खान सब के सब बैठे हैं। और इस्टेब्लिशमेंट की भरपूर सपोर्ट हासिल है, हर तरह की सपोर्ट हासिल है, बुनियादी इंसानी हकूकों को पामाल किया जा रहा है। और जेलों से, इस वक्त जेलों में तकरीबन 12,000 सियासी कैदी गिरफ्तार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई ही शायद ऐसा लीडर हो, कोई ही ऐसा रहनुमा हो, कोई ऐसा कारकुन हो जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज न किया हो। और इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, सिंध हाई कोर्ट हो, पेशावर हाई कोर्ट हो, बलोचिस्तान हाई कोर्ट हो और मातहत अदालतें हो, वहाँ पे सारी की सारी जुडिशरी इस वक्त वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान और उनकी काबीना और उसके नीचे उन लोगों के खिलाफ का मुकदमात सुन रही है। इसके अलावा कोई और काम नहीं है। फिर उसके साथ जो मीडिया के साथ जो कुछ किया जा रहा है, मीडिया को बोलने की आज़ादी नहीं है, मीडिया को शटअप कॉल दी गई है और उनका मुंह बंद किया हुआ है। और एक
غیر روایتی قسم کا نان کنونشنل مارشل لا جو ہے اس وقت ملک میں نافذ ہے. نان کنونشنل مارشل لا یہ پہلا تجربہ کیا جا رہا ہے. اس لیے اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ پہلے تو صرف یہ تھا کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات نہیں کرنی، اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ آیا کہ نہیں، اب آپ نے عمران خان کے حق میں بھی بات نہیں کرنی اور اس کا نام بھی نہیں لینا. وہ بھی انہوں نے برداشت کر لیا، یعنی ابزارو کر لیا میڈیا نے. اب جو آ رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ موجودہ حکمراں اتحاد جو ہے اس کے خلاف بھی کوئی بات نہیں کرنی اور ان کی معاشی پالیسیوں کو، سیاسی پالیسیوں کو کہیں ڈسکس نہیں کرنا. یہاں تک کہ جو عدالتوں میں مقدمات آتے ہیں اور پریس کانفرنسز ہوتی ہیں جو پی ٹی آئی یا عمران خان کے موقف کو سپورٹ کریں، وہ بھی آپ نے انڈائریکٹ والی بھی نہیں دکھانی، خواہ وہ پاکستان بار کونسل ہی کرے، خواہ وہ سپریم کورٹ بار کرے، خواہ وہ ٹریڈ یونینز کریں، وہ بھی آپ نے نہیں دکھانی. تو ایک طرف اس حد تک نان کنونشنل مارشل لا کے ذریعے آئین کو فارغ کر دیا گیا ہے اور آئین تو ایک ردی کی ٹوکری میں ڈالا ہوا ہے اور باقی سارے کے سارے کام وربلی، یہ پہلا تجربہ پاکستان میں کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے ایک مارشل لا لگائے بغیر آپ مارشل لا کو نافذ کر سکتے ہیں، مارشل لا لگائے بغیر آئین کو کیسے معطل کر سکتے ہیں، مارشل لا لگائے بغیر آپ جوڈیشری کو کیسے نان فنکشنل کر سکتے ہیں، اداروں کو نان فنکشنل کر سکتے ہیں. وہ یہ سارے کا سارا ہو رہا ہے. یہ میں نے ساری اکانومی کی صورتحال جو انہی کے اپنے جو ان کے اپنے اعداد و شمار ہیں، یہ ہمارے نہیں، سرکاری اعداد و شمار میں نے آپ کو بتا دیے ایک سال کے اندر اندر کیا 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 گیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اگر واقعتاً اتنی نالائق اور نااہل تھی تو پھر تو ان کو تو بہت اچھا کام کرنا چاہیے تھا اور یہ ساری کی ساری جو ڈیفیشنسیز ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے تھا. یہ ڈیفیشنسیز ختم کرنے کے بجائے مزید اس میں انکریز ہو گئی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت بنیادی انسانی حقوق، جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ فرضی انسانی حقوق کی کہانیاں ہیں، تو فرضی انسانی حقوق کی کہانیوں کا اثر یہ ہے کہ پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری نہیں آ رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں رول آف لا نہیں ہے، عدالتوں کے فیصلوں کو نہیں مانا جا رہا اور آئین کو پامال کیا جا رہا ہے. جب یہ ساری باتیں باہر جو ہمارے غیر ملکی سفارت خانے ہیں وہ بیٹھے یہ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں کون سا طرز حکومت چل رہا ہے اور پاکستان میں حکومت کس کی ہے، تو یہ ان کو بھی روز روشن کی طرح عیان جیسے ہوتا ہے، دیوار پہ لکھا ہوا ہے کہ اس وقت حکومت کس کی ہے اور کس طریقے سے چلائی جا رہی ہے. لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ریاض حنیف راہی جو کہ اہم ترین مقدمات کی پیروی کر رہے تھے اور پیٹیشنر تھے، ان کو اٹھا لیا گیا. ان کے بیٹے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچے ہیں اور کہا جا رہا ہے جی ہمیں نہیں پتا. عمران ریاض خان بدستور مسنگ پرسن میں شامل ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے جی ہمیں نہیں پتا. علی محمد خان صاحب کو 5ویں مرتبہ گرفتار کر لیا گیا ہے، 5ویں مرتبہ. شہریار خان افریدی بدستور جیل میں ہیں، عالیہ حمزہ جیل میں ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد جیل میں ہیں، میاں محمود رشید جیل میں ہیں، سینیٹر اعجاز چودھری جیل میں ہیں اور عمر سرفراز چیمہ جیل میں ہیں. اور اس طریقے سے بے شمار لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں بغیر کسی ان کو ٹرائل کے، اور ان کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے. 14 دن کے، 20 دن کے، 10 دن کے ریمانڈ لیے جا رہے ہیں اور مقدمات جو ہیں وہ وہیں کے وہیں ہیں. بس ایک ہی ہے کہ جناب آپ تحریر فرما دیں اور تحریر کریں کہ میں پاکستان تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں، عمران خان کو چھوڑ رہا ہوں اور میں سیاست سے کنارہ کش ہو رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر اگلی جو گاڑی ہے وہ تیار ملے گی آپ کو. تو صورتحال یہ ہے کہ ایک ریلو کٹوں کی ایک نئی فوج تیار کی جا رہی